नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार बड़ा फैसला कर सकती है। इसी के साथ पेंशन में भी कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है। दीपावली के बोनस को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में कई बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो आज जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। इतने प्रतिशत बढ़ सकता है डीए महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनर्स के लिए यह एक जरूरी सूचना है। महंगाई भत्ते को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। इसका भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई भत्ता के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक AICPI के जनवरी 2020 से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब इसकी बढ़ोतरी का 3% बढ़ सकता है। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल के केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI के इंडेक्स 330 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार ये भी संभावना है कि डीए महंगाई भत्ता में 3% का इजाफा हो सकता है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से लेकर आने वाली 1 जुलाई 2021 यानी पूरे 1.5 साल की अवधि तक के लिए रोक लगा रखी है। इसके अलावा पेंशनर्स को भुगतान की जाने वाली महंगाई राहत राशि की राशि भी आगामी 1 जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर रखी है। सरकार ने इस अवधि 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इनकार किया है। यानी जो भी फैसला होगा वह जुलाई 2021 में ही होगा। उस समय डीए और डीआर को लेकर लिए जाने वाले निर्णय को बारी बारी से ही लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज कर दिया गया था और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया था। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। EPFO ने जुलाई में रिकॉर्ड 8.45 लाख नए अंशधारक जोड़े। जून 2020 में आंकड़ा था लगभग 4.82 करोड़। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO से जुलाई में शुद्ध रूप से जुड़ने वाले अंशधारकों की संख्या बढ़कर लगभग 8.5 लाख पहुंच गई है, जबकि जून 2020 में यह आंकड़ा 4.42 लाख था। रविवार को जारी यह आंकड़ा बताता है कि संगठित क्षेत्र में रोजगारों की स्थिति सुधर रही है। EPFO के नियमित वेतन पाने वालों के ये आंकड़े कोविड-19 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोजगार की स्थिति के बारे में जानकारी देते हैं। EPFO के पेरोल यानी नियमित वेतन पर रखे जाने वाले कर्मचारियों के पिछले महीने जारी ISI आंकड़े में शुद्ध रूप से इस साल जून में 6.55 लाख पंजीकरण की बात कही गई थी। इस आंकड़े को अब संशोधित कर 4,82,352 कर दिया गया है। मई में जारी पेरोल आंकड़े के अनुसार EPFO के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण मार्च 2020 में घटकर 5.72 लाख पर आ गया, जो फरवरी में 10.21 लाख था। रविवार को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अप्रैल में शुद्ध रूप से पंजीकरण नकारात्मक दायरे में था और इसमें 61,807 की गिरावट आई थी, जबकि अगस्त में यह आंकड़ा 20,164 था। इसका मतलब है कि अप्रैल में जितने लोग EPFO से जुड़े हैं उससे कहीं अधिक लोग उससे बाहर हुए हैं। इससे पहले जुलाई में अस्थायी आंकड़े के अनुसार अप्रैल में शुद्ध रूप से 1 लाख नए पंजीकरण की बात कही गई थी। उसके बाद
में अगस्त महीने में संशोधित कर 20,164 कर दिया गया। ईपीएफओ के पास शुद्ध रूप से पंजीकरण औसतन हर महीने करीब 7 लाख रहता है। ताज़ा पेरोल आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में शुद्ध रूप से नए अंशधारकों की संख्या बढ़कर 78.58 लाख रही, जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में 61.12 लाख थी। ईपीएफओ ने अंशधारकों का पेरोल आंकड़ा अप्रैल 2018 से जारी कर रहा है। इसमें सितंबर 2017 से आंकड़े लिए गए हैं। आंकड़े से ये भी पता चलता है कि सितंबर 2017 से जुलाई 2020 के दौरान शुद्ध रूप से नए अंशधारकों की संख्या 1.68 करोड़ रही। ईपीएफओ का कहना है कि पेरोल आंकड़ा स्थायी रूप से इसका अध्ययन होना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसे आने वाले महीनों में अध्ययन किया जाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अनुसार आंकड़ा शुद्ध रूप से जुड़े सदस्यों पर आधारित है। इन अनुमानों में अस्थायी कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, जिनका योगदान हो सकता है पूरे साल जारी नहीं रहे। ईपीएफओ संगठित अर्ध संगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रबंधन करता है। इसके सक्रिय सदस्यों, जिनका योगदान वर्ष के दौरान कम से कम 1 महीने आता है, की संख्या में 6 करोड़ हैं। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। कोरोना संकट के बीच इन कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। जी हां, कोरोना संकट के बीच केरल सरकार भी कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। राज्य सरकार सैलरी कटौती पर लिए गए फैसले पर फिर से विचार कर कर्मचारियों को राहत दे सकती है। विपक्षी दलों के कड़े विरोध के बाद सरकार इस पर जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। राज्य के कर्मचारी संगठन कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम के खिलाफ मुखर हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार कर्मचारियों को थोड़ी राहत दे सकती है। वित्त विभाग के सूत्रों ने कहा है कि असंतुष्ट कर्मचारियों को शांत करने के लिए सरकार अन्य विकल्पों पर विचार कर रही है। कोविड-19 इनकम सपोर्ट स्कीम में थोड़ी राहत देने के लिए सरकार के समक्ष विकल्प कर्मचारियों के वैधानिक या अन्य भुगतानों को बंद करने के हैं, जैसे कि भविष्य निधि या होम लोन या किसी अन्य भुगतान के लिए एक कर्मचारी द्वारा किया गया अतिरिक्त योगदान है। केरल सरकार ने अप्रैल से अगस्त तक कुल 5 महीनों की अवधि में कर्मचारियों की सैलरी में हर महीने 6 दिन का वेतन काटने का फैसला लिया था, जिसे और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कर्मचारियों को राहत देते हुए हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि सैलरी कट का पैसा कर्मचारियों को अगले साल तक पीएफ में दे दिया जाएगा। इस अमाउंट पर 9% ब्याज भी दिया जाएगा। जी हां, साथ ही बढ़ते हैं कर्मचारियों की एक और बड़ी खबर की ओर। 65 लाख पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर है। ईपीएफओ ने दी है ये बड़ी सुविधा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ अपने पेंशन भोगियों के जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए साझा सेवा केंद्रों CSC का उपयोग करेगा। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। बता दें, ईपीएस पेंशन भोगियों को पेंशन जारी रखने के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। CSC के अलावा ईपीएस पेंशन भोगी 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों तथा पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के जरिए जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। ईपीएस पेंशन भोगी सुविधा अनुसार एजेंसी का चयन कर सकेंगे। ईपीएफओ ने कहा है कि करीब 65 लाख पेंशन भोगी अपना जीवन प्रमाण पत्र 3.65 लाख से अधिक CSC के जरिए दे सकते हैं। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कर्मचारी पेंशन योजना EPS के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों को खासकर कोविड-19 महामारी के दौरान घर तक सेवा डिलीवरी देने के लिए EPFO ने CSC से भागीदारी की है। इसके जरिए पेंशन भोगी अपना डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। आप जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेंशन खाते वाली बैंक शाखा में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। जीवन प्रमाण पत्र पोर्टल के जरिए आधार ई-वेरिफिकेशन को लाइफ सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले जीवन प्रमाण.gov.in पर जाएं। यहाँ पेंशन वाले कॉलम में अपने आधार का ई-वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन के बाद आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनेगा। यह सर्टिफिकेट आपके लाइफ सर्टिफिकेट रिपॉजिटरी में स्टोर हो जाएगा। अगर बैंक जाकर आधार ई-वेरिफिकेशन कराते हैं तो बैंक अफसर आपको लाइफ सर्टिफिकेट का प्रिंट आउट साइन कर देगा। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को सरकार का बड़ा तोहफा, मिलेगी बड़ी राहत। जी हां, कोरोना की विषम
परिस्थिति को देखते हुए शिवराज सरकार ने फैसला किया है कि प्रदेश के अधिकारी कर्मचारी अब प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के साथ साथ निजी अस्पतालों में भी अपना इलाज करा सकेंगे। इलाज के लिए प्रयुक्त होने वाली सभी प्रकार की दवाइयों और इंजेक्शन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। स्वास्थ्य आयुक्त संजय गोयल के आदेश में कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सामान्य परिस्थिति में कोरोना संक्रमित होता है तो उसे सरकार से अनुबंधित 101 निजी अस्पतालों में इलाज देने की व्यवस्था की गई है। अस्पताल में भर्ती होने के बाद जब छुट्टी होगी तब इस खर्च का हिसाब किताब अपने विभाग के माध्यम के सिविल सर्जन या अधीक्षक को भेजना होगा, जहां से मेडिकल बिलों के भुगतान की कार्रवाई होगी। इसी के साथ साथ सरकार इस ओर विचार कर रही है कि कांग्रेस सरकार में 12 लाख कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित की गई बीमा योजना लागू होगी। उस समय राज्य सरकार को इस बीमा योजना के माध्यम से 400 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन कर्मचारी संगठन इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। अब राज्य सरकार इस बीमा की प्रीमियम राशि को कम करके नई योजनाओं के रूप में ला सकती है। सरकार के इस कदम से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।